अगर सिर्फ टेक्नोलॉजी को ही सही तरह देख लिया जाए तो यही काफ़ी हो जाएगा। लेकिन हमारा जो देश में जिसको पाकिस्तान स्टैंड करता है एग्रीकल्चर कंट्री कहा जाता है, इसमें भी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है, लेकिन वहाँ पर भी कहीं नहीं हम लोग मेरे ख्याल से नजर सन देने की जाती है। अगर हम एग्रीकल्चर वे को भी लेकर चलें तो उससे भी काफ़ी हद तक इकोनॉमी स्टेबल हो सकती है। देखें क्लाइमेट चेंज जो है ना, इट इज़ अफेक्टिंग अ लॉट। अभी आप रिसेंट एग्जांपल ले लें, पाकिस्तान के जो लास्ट ईयर फ्लड जो हुआ था 2022 में, तो वो जो एरियाज़ थे वो तो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। वहाँ तो ना अभी कोई एग्रीकल्चर कुछ हो सकता है, ना वहाँ पे कोई प्रॉपर घर। बड़ा हमारा ही था कि डैम जो बनाना था वो तो रह ही गया, कहाँ से होगा। वैसे तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं तो पाकिस्तान को भुगतना ही था, तो हमने इस तरीके से इसको फेस किया पाकिस्तान में। और वो जो नॉर्थ साइड पे वो जो आपके पूरे पूरे रेस्टोरेंट्स गए थे जो बिल्कुल, हाँ, वो जो रिवर बैंक पे थे वो पूरे के पूरे ही वो हो गया था। तो ये उसमें पॉइंट था कि उतनी कंस्ट्रक्शन इतनी करीब करने की परमिशन दी ही क्यों गई थी। क्लाइमेट चेंज तो एक इंटरनेशनल इशू है, उसका तो कोई अभी जो क्लाइमेट चेंज के में जो एम्बेसडर्स है जो कहते हैं क्लाइमेट चेंज को हम वो करें कंट्रोल करें, वही सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज को अफेक्ट कर रहे हैं। भाई क्लाइमेट चेंज अगर आ रहा है तो वो क्लाइमेट चेंज के भी तो स्ट्रॉन्ग रीजंस है ना। सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन अमेरिका में किया है। हाँ, बेसिक प्रॉब्लम ही टेक्नोलॉजी का है। हमारे फ्रिज है, एसी स्पेस है, मेट्रो स्पेस है, सबको पता है कितनी हार्म होती है, उसी से तो ओजोन लेयर सारी डैमेज हो रही है। और जितनी टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है और तेजी से फैल रही है, वो हमारी ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा ही तो बन रहा है। अगर साइंटिस्ट एआई को बढ़ा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को भी तो मेंटेन करने के लिए उन्हें कोई ना कोई लेना चाहिए ना स्टैंड। मैडम हालांकि इन कंट्रीज से हमारे पास एक डिपार्टमेंट आया था HSE, हेल्दी सेफ्टी इन्वायरमेंट, लेकिन उसके प्रोटोकॉल्स तो मेरे ख्याल से खुद भी इतना नहीं कर रहे होंगे कि जैसे जो भी फूड इंडस्ट्रीज हैं, अगर हम अपने पाकिस्तानी इसको कहते हैं कि भाई इनमें हाइजीनिक नहीं है, तो अगर वहाँ की भी देखे जाए तो वो भी तो प्रॉपर हाइजीनिक नहीं है, स्टमक डिस्टर्ब करती हैं बहुत सारी चीज़ें, हेल्थ जो है ना वो बेनिफिशियल नहीं होती, वो हेल्थ के लिए बहुत जो है हज़ार्डस होती है। और अभी ये भी चीज़ बहुत उभर रही है कि फूड इनसिक्योरिटी इन साउथ एशिया, वो भी थोड़ा सा वो हो रहा है। प्लस हाँ, अब मतलब कि ये चीज़ें तो बेसिक होनी चाहिए ना। एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनसे कोई इश्यूज नहीं है, बाकी जो हम कंट्री वाइज यूज़ कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, उनमें प्रॉब्लम आ रहे हैं हर चीज़ में। हालांकि जितना जंक फूड और जो जितना फास्ट फूड हज़ार्डस है हेल्थ के लिए, मेरे ख्याल से देसी फूड तो इतना नहीं है, वो तो इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है, इजीली हमारे लिए हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। इसका कन्वर्ट किया गया है, मुझे जानबूझ के एक्सपेंसिव भी वही है। मैम एशिया में एक टाइम आया था जिसमें ना बीफ की बहुत ज़्यादा ना वो हो गई थी, किल्लत हो गई थी, तो साइंटिस्ट ने ना ऐसी बीफ प्रोड्यूस करनी होती थी जल्द ड्रॉप हो और जो लोगों तक बीफ की जो कमी होती है वो पहुँचाई जा सके। उन्होंने वो काम तो कर लेकिन वो एक्सपेरिमेंटल तो उसका ना किसी ने वो नहीं देखा कि इसको क्या नतीजा क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, किसी को नहीं पता, बीट आया बस ऊपर रिजल्ट ये है बीट की जो हाइट कलर होती थी वो भी डाउन हो सकती है, जब उसकी न्यूट्रिशन देखेंगे वो हार्मफुल है, उसकी वजह से ना डायबिटीज़ और उसके बीपी के पेशेंट बढ़ रहे हैं। डायबिटीज़ इसका कितना उरूज पर पहुंचा हुआ है, इसका बेसिक इशू ही बीट है। मैडम हम लोग बेसिक फॉर्म्स पे मतलब इश्यूज उठाते हैं कि भाई ये हाइजीनिक नहीं है, लेकिन उसी फॉर्म को जो है आगे मटेरियल स्टिक करके मैम हाइजीनिक और ऑर्गेनिक कुछ नहीं है, हाइजीनिक तो आप ऑर्गेनिक कोई चीज़ दे ही नहीं रहे, उसे हाइजीन करके दिया जाता है। साफ सुथरे काम की तो तब बात होगी ना, जो आप मटेरियल लेकर आ रहे हैं वो भी तो ऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक मटेरियल ही हाइजीनिक तरीके से आगे पहुंचाया जाएगा ना। आप हाइजीन की बात करें, आप ऑर्गेनिक की तो बात ही नहीं करें, तो जब वही नहीं सही पहुंच रहा है तो फिर कैसे करेंगे कोई। अब आप जो बेसिक जो जैसे एग्रीकल्चर है ना, वहाँ से ही मतलब ये चीज़ें शुरू हो गई हैं। तो पहले जो हमने ज़माने में सुना था कि उसको टाइम डिले करके जो फील्ड्स हैं, ज़मीनें हैं, उनको 4-4 महीने छोड़ दिया जाता था
कल्टीवेशन ऑटोमेटिकली हो, मिनरल्स जो है खुद ही हो, फिर जाके उसमें दूसरा फसल तैयार किया जाता है। लेकिन लोगों ने कहा नहीं भाई, हम इकोनॉमी को भी बढ़ाएंगे और अपनी जो है मतलब जिससे कि ना हमारी ज़्यादा फ़ायदा ज़्यादा हो, हमें पैसे ज़्यादा मिले, तो जल्दी जल्दी करने के लिए फिर उसको काट के उसमें एग्रो यूरिया डाल के, मटीरियल से चीज़ें डाल के उसको जल्दी जो है मतलब एक्सप्लोर किया जाए, फिर उससे नुकसान भी बढ़ रहे हैं। इसी तरह से अगर वो पहले जो मतलब चीज़ें परिंदे आते थे वो उनको खाते थे, छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, तो अब उसकी जगह पे वो मेडिसिन डाल दी हैं, उनको प्रमोट किया गया है खुद ब खुद ऐसे। और दूसरी ये चीज़ें होती थी कि लोग हाथों से काटते थे, अब मशीनरों से जल्दी वो कट तो रहा है लेकिन उसमें वो चीज़ें सही से नहीं कट रही जो उनकी लेवल है, हाँ। इस तरह से। तो जब चीज़ें लेवल में नहीं होंगी तो फिर आप अब दूध की अगर हम मिसाल दिए जाए तो मिल्क फॉर्म जो आ रहा है भैंस वगैरह के, तो वो पहले नेचुरल वो घास वगैरह खाती थी और वो नेचुरली अच्छे से मतलब हो गई, हाँ। लेकिन उस दूध की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए उसको इंजेक्शन फॉर्म डाल रहे हैं। तो वो तो फिर नुकसानदेह बहुत। नुकसानदेह नहीं है ना, क्योंकि मैम अगर हम अब जो मैं आपको एग्जांपल दूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद की, वो फर्टिलाइजर्स में मैम बहुत काम करते हैं। अब वो वहाँ पर टोटल जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जो वहाँ पर एविडेंसेस होती है, जो वहाँ पर डिस्कवरीज होती है, सारी एग्रीकल्चर रिलेटेड होती है। जो आसपास का जितना एरिया है पंजाब का वो पूरा एग्रीकल्चर रिलेटेड। अच्छा, वो कोई इनोवेशन करते हैं फर्टिलाइजर्स के अंदर या मैन्यूअर्स के अंदर में कोई इनोवेशन करते हैं। इनोवेशन लाने के बाद वो किसानों से रब्ता करते हैं। किसान क्या कहते हैं? किसान कहते हैं कि हमें ये चीज़ें समझ नहीं आती, जो हमारे आबा व अजदाद ने जिस तरीके से एग्रीकल्चरल लैंड की फार्मिंग की हम उसी तरीके से करेंगे। तो एडवांस टेक्नोलॉजी को ना अपनाते वो क्या करते हैं? अपना नुकसान करते हैं। अगर वो उस चीज़ को अपना ले, उनके अंदर इतनी अवेयरनेस हो, तो वो उस चीज़ को अडॉप्ट करके जो फसल की तादाद है उसको बढ़ा सकते हैं। नहीं तो अवेयरनेस कैंपेन तो शुरू की जा सकती है ना, लोगों को एक्सपेरिमेंट करके दिखाया जा सकता है। जो पंजाब के लोग हैं, जो पंजाब के जो अभी उनकी जो हाँ, ट्रेडिशनल माइंडसेट भी तो हमारा नहीं चेंज हो रहा है ना, प्रॉब्लम। जनरेशन आ रही है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है। न्यू जनरेशन जो आ रही है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है। लेकिन बात ये है कि पहली बात तो ये कि उनको जो उनको जितने मेहनत करने का मुआवजा उनको नहीं मिलता, और दूसरी बात वो लोग ये कहते हैं कि अगर हम इन तमाम मटीरियल्स को हम परचेज कर भी लें तो ये हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। तो इसी वजह से वो ट्रेडिशनल जो फार्मिंग है हम उसी की तरफ जा रहे हैं। अभी मैं जोलॉजी में पढ़ता था, हम लेक्चर्स दे रहे थे, तो उसमें हमारा एक सब्जेक्ट था डेयरी फार्मिंग का। हमने तमाम एग्रीकल्चर को मैम डिस्कस किया, लेकिन जो डेयरी फार्मिंग की जो इंडस्ट्री थी ना में वो दिन ब दिन ग्रो हो रही है पाकिस्तान की। चाहे वो आप मवेशी में ले लें, चाहे वो डेयरी फार्मिंग प्रोडक्ट्स में ले लें, तो पाकिस्तान इसमें ग्रो कर रहा है एज़ कम्पेयर टू जो हम वीड्स वगैरह जो हम प्रोडक्शन करते हैं उसके मामले में डेयरी फार्मिंग पाकिस्तान वो सब हम उस सब में इंपोर्ट पे पहुंच गए हैं। तो मैम वो यही बात है ना कि टेक्नोलॉजी को उन्होंने अडॉप्ट करके जो इंजेक्शंस वगैरह जो उनको लगा रहे, अभी दूध में बहुत ज़्यादा मिकदार में पाकिस्तानियों को यानी कि अवेलेबल होता है। यही हमारे डेयरी फार्मिंग की कराची यूनिवर्सिटी में आए थे फूड एंड साइंस, तो उनके प्रोफेसर ने ये मुर्गी वगैरह के ऊपर किया था, तो उसमें यही बात साबित हुई थी कि 90% यानी हद से ज़्यादा की मिकदार है कि इनमें मुर्गी की बजाय इन्हें देना ज़्यादा बेहतर है कि इस कदर इंजेक्ट कर दी गए कि वो जहरीले बन चुके वे फूड क्राइसिस तो पूरी दुनिया में, फूड इनसिक्योरिटी तो पूरी दुनिया में, तो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ये लोग फार्मिंग को भी एडवांस कर जो रहे है ना हैं, वो बड़े हो रहे तो वो तो इंसान भी हो रहे ना, एज का डिफरेंस नहीं पता चलता आजकल के दौर में। अगर इंस्टेंट फूड आ रहा है तो आपको इंस्टेंट डेट भी तो मिल रही है। और हमारी जो मटेरियल अगर जहाँ से नहीं लिए जाते ना, जो मटेरियल हम लोग नहीं यूज़ कर रहे या यूज़ नहीं हो रही है, जो बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक है, वो ज़्यादातर तो इम्पोर्ट हो जाती है, और जो इनऑर्गेनिक चीज़ें होती है वो हम इम्पोर्ट करके खा लें। पाकिस्तान सबसे अच्छी जो फर्टिलाइजर्स है वो इंडिया से खरीद सकता है, सबसे अच्छी फर्टिलाइजर, लेकिन इंडिया देगा नहीं, वो क्योंकि ऑटोमेटिकली वो मैम नेचुरली चीज़ें अगर न्यूट्रोसिटिकल हो ना तो फिर भी हमें जो है बेनिफिट्स का नज़र आता है, लेकिन जो चीज़ें केमिकली ज़्यादा हो रही हैं वीट, तो फिर उससे तो मैम वो आमिर खान का एक प्रोग्राम था सत्य में जीवित है, इस तरीके का, यानी कि अमल बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर है, उसका हिंदी में ये होता है। तो उनमें उन्होंने आमिर खान ने एक बंदे को बुलाया था, वो मैम नेचुरली फर्टिलाइजर जो है ना वो प्रोडक्शन करता था। उसने क्या बताया, उसने कहा हमारे पास जो भैंसें होती है 15-20 साल बाद है ना वो ना जो है वो बेबीज देना छोड़ देती है, तो उनका काम क्या होता है, उनका काम सिर्फ घर में खाना पीना ये होता है। अब वो क्या करती है, पूरा दिन वो खिलाते पिलाते, उनसे जो उनका मैम स्टूल पास होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में मीथेन होती है,
एग्जैक्टली। उस स्टूल को मीथेन मशीन पर डाल के मीथेन से सारी गैस जो है वो निकाल ली जाती है। फिर वो जो स्टूल होता है वो बत्तखों को खिलाया जाता है। बत्तखों को खिलाने के बाद जो उनसे जो स्टूल पास होता है मैम उससे जो है वो खाद तैयार करते हैं, और वो खाद जो होती है मैम 100% ऑर्गेनिक होती है, एग्जैक्टली। नेचुरल। Natural इंडस्ट्री मैम ये हमारे गांव में हुआ था, अभी हमारे गांव में गैस तक नहीं थी, तो मतलब कुछ सालों की बात है, 10 साल या 7-8 साल पहले, तो एक बड़ा सा मतलब एक कुआं खोदा गया और उनकी अपनी भैंसें होती थी, शाम को वो सारा जो गोबर होता है, स्टूल होता है, वो उसमें डालते थे और वहाँ से गैस निकलती थी मैडम। अच्छा, वो गैस चूल्हे के मतलब जलाते थे और चाय वगैरह खाना बनाते थे उससे। वैसे तो लकड़ियाँ जलती थी। अब रिसेंटली 6-7 साल बाद जो है ना हमारे गांव में गैस आई थी। आपका गांव कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट नौशेरा फिरोज में है। अच्छा 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 अच्छा, कोटड़ी मामूर कबीर। नवाबशाह से वो आगे है ना? हाँ बहुत आगे है। हाँ, मैं गई हुई हूँ नौशहरा फिरोज। डिस्ट्रिक्ट दो वहाँ पर ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि वो एक हॉल था, उसमें वो डेली गोबर डालते थे तो उससे गैस तो फिर गैस घरों में जाना शुरू हो गई थी? नहीं नहीं, इतनी क्वांटिटी नहीं निकलती थी, मतलब कि थोड़े उनके बहुत? अपने घर के यूज के लिए होते थे। अच्छा, Exactly. जब उनको ज़्यादा मतलब अगर मेहमान ज़्यादा आ गए हैं तो उनको ज़्यादा चाहिए तो फिर उसमें और ज़्यादा गोबर की क्वांटिटी डालते थे। फिर कोई उसका ड्रेनेज सिस्टम भी बनाया हुआ था इन्होंने ताकि उसको साफ किया जाए। मीथेन गैस बहुत ज़्यादा निकलती है। तो ये रियल वाक़या है हमारे गांव का। मीथेन गैस में बहुत होती है और उस मीथेन गैस को गैस एक्सट्रैक्ट का करके उससे खाद बनाई जाती है। बर्निंग कलर भी चेंज होता था मैडम, शायद ब्लू होता था मेरे ख्याल से। तो ये सब चीज़ें से क्यों हटते जा रहे हैं फिर पीछे? पाकिस्तान नहीं है, नहीं फॉलोअर है ना मैडम, जो चीज़ सॉफ्ट दूसरों को पावर देखता है उसके पीछे सॉफ्ट पावर की बात कर रहे हैं। जापान मिलिट्री कोई नहीं है, टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी में सबसे आगे, यूनाइटेड नेशन को सबसे ज़्यादा फंड देने वाला जापान। ऐसे ऐसे छोटे मोटे मैडम साइंटिस्ट मौजूद हैं हमारे उधर ही। इन्वेंटर कोई नहीं कर, उन्हें इन्वेस्ट करने वाला कोई नहीं होता। अगर उनमें इन्वेस्टमेंट की जाए, इसे देखिए प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाए, मे भी पॉसिबल है हम भी एआई में थोड़ा ज़्यादा ना सही, दुनिया की ज़्यादा ना सही, लेकिन थोड़ा बहुत तो हम आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो इकदाम भी तो किए जाए ना। अब हुकूमत दूसरी हुकूमत को गिराने से ही नहीं क्या होगा। तो देखें, ये सारे इफ़ेक्ट्स जो होते हैं यही आपके मुल्क को बिल्कुल नीचे की तरफ लेके जा रहे होते हैं। सो चैलेंजेस टू द बैलेंस ऑफ पावर इंक्लूड द इन्फ्लुएंस ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स एंड शेयर्ड ग्लोबल इश्यूज लाइक क्लाइमेट चेंज। ओके, अब जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, ठीक है। लुकिंग अहेड, trends point towards a shift in multipolarity and the evolving role of international organization in shaping global power dynamics. अब फिर multipolarity की तरफ आ रहे हैं आप। multipolarity जब आ रही है तो आपका क्या हो रहा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वो आ रही हैं, लेकिन अभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हम देख रहे हैं कि रोल इतना इफ़ेक्टिव नहीं हो रहा है। इसराइल तो कहता है कि एंटोनियो गुतेरेस को इस्तीफा दे देना चाहिए। वो तो ये कहते हैं, उनका वज़ीर ख़ारजा फॉरेन मिनिस्टर है, वो उन्होंने कहा ना कि आप इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं फ़लस्तीन के अंदर, तो वो कह रहे हैं ये होता कौन है कहने वाला, आपको तो बल्कि इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अभी हम सबसे ज़्यादा फंडिंग करने वाले हैं ना, रॉथस्चाइल्ड और रॉकफेलर है, यहूदियों के बहुत बड़े टॉप बिलियनियर्स हैं अमेरिका के अंदर। वो इसराइल को सपोर्ट करते हैं, उनकी एक एक ख़ानदान की वजह में 5-6 ट्रिलियन डॉलर से करीब है, तो वो इन्फ्लुएंस करते हैं। तो यही तो यूनाइटेड नेशन नाकाम हो चुका है, उनके अपने लोग मर रहे हैं, WHO के अपने लोग में बम धमाकों में मर रहे हैं। हाँ, यही तो ऐसे ही हो रहा है। मैडम मैं तो हैरान इस चीज़ पे होता हूँ कि इन्होंने ना सर्वे की कैसे मतलब कंडीशंस बनाई हैं पाकिस्तान में, बल्कि ऑल ओवर पाकिस्तान में। जैसे USAID है, वो मुख्तलिफ गाँवों में बहुत डीप एरियाज़ में जाके स्कूल्स खोल रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस खोल रहे हैं, उनकी डेटा कलेक्शन वहाँ से ही होती है। मतलब ऑल ओवर पाकिस्तान की डेटा वहाँ पर ट्रांसमिट हो रही है। NIC कार्ड वगैरह ये वो जो भी चीज़ों को फंडिंग कर रहे हैं, स्कूल्स दे रहे हैं, बच्चों की ईच एंड एक घर में कितने बच्चे हैं, तो ये सर स्टैटिकली डेटा कलेक्शन कितनी मतलब थिकली हो रही है। वही तो सारा कुछ उनको पता चल रहा है कि भाई इनकी क्या पॉपुलेशन है, इकोनॉमिकल कंडीशंस क्या है इनकी, सब कुछ पता चल रहा है। कोई चीज़ हमारी पाकिस्तान की जो अब साइबर में भी पाकिस्तान ढका छुपा नहीं है इनसे, सब चीज़ें सबको पता चल रही हैं। कोई चीज़ नहीं छुपी। हाँ, इंटेलिजेंस एजेंसीज हो सकता है वो छुपी हुई हो, बाकी तो सब कुछ जाहिर वो जब उनका भी पता कराना होता होगा वो भी पता चल जाता पता चल जाएगा इनको। ऐसे ही है। ओके,
The balance of power remains a complex and evolving force that defines the intricate web of relationship among nations in the 21st century. So, economic balance of power is a crucial aspect where the rise of Asian economics, particularly China, challenges the economic dominance traditionally held by Western nations. अब उसको चैलेंज कर दिया है चाइनीज़ इकोनॉमिक सेटअप ने, जो ट्रेडिशनल आपका पहले वेस्टर्न सिस्टम था उसको. So trade alliances and economic cooperation play pivotal roles in shaping influence on the global stage, emphasizing the interconnectedness of economic and geopolitical factors. ठीक है? So additionally, the role of global financial institutions like the IMF and the World Bank reflects the ongoing negotiations for more balanced representation and decision-making power among emerging and established economies. ठीक है? तो अब आपका इकोनॉमिक बैलेंस ऑफ पावर में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं? इकोनॉमिक बैलेंस ऑफ पावर में ट्रेड अलायंसेस है, ट्रेड अलायंसेस एंड मिलिट्री अलायंसेस है, अच्छा फिर IMF और वर्ल्ड बैंक किधर जा रहे हैं? मैम वो सपोर्ट कर रही है ना उनको, इमर्जिंग इकोनॉमीज जो है उनको सपोर्ट करती है. ठीक है. तो फिर जब आप बैलेंस ऑफ पावर देखेंगे तो आपने फिर हर एस्पेक्ट को देखना है कि पास्ट में क्या था और प्रेजेंट में क्या हो रहा है. तो ये आपका एग्ज़ाम के लिए एक कंपैरेटिव एनालिसिस रेडी हो जाएगा. ठीक है. So regional dynamics further highlights the intricate nature of the balance of power in the Indo-Pacific region. Naval capabilities and geopolitical alignments, आपका alignments contribute to a complex interplay of influences, particularly with India's ascent impacting regional power dynamics. आपका इंडो पैसिफिक उसमें जो बढ़ रहे हैं, मैम इंडो पैसिफिक में इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इन तीन के अलायंसेस में बने हुए साउथ चाइना सी के लिए, जबकि चाइना इस चीज़ को अपोज कर रहा है, इंडिया को अपोज कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया को अपोज कर रहा है. कि आपने जो अभी वो आई थिंक जो हम कावे के अंदर जो हम मैम वो यूज़ करते हैं ना, जो पत्ते यूज़ करते हैं, ऑस्ट्रेलिया वो सबसे ज़्यादा चाइना से इम्पोर्ट करता है. चाइना ने बंद कर दिया. बिलियंस ऑफ डॉलर्स में इनकी ना ट्रेड होती थी, तो चाइना ने कहा कि तुम अमेरिका का हिस्सा और अमेरिका इन्फ्लुएंस चाहता है इसका, तो ये अलायंस बन गई है चाइना को काउंटर करने. अच्छा चाइना जो है वो भी कुछ 2022 में इनकी कोई कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसका नाम मुझे याद नहीं है. चाइना भी अभी अलायंसेस बनाने की कोशिश कर रहा है. वो पाकिस्तान को यूज़ करेगा इंडिया के खिलाफ, तो इनका है ना आपस में अलायंस बनेगा. चलें आगे देखने के क्या होता है वक्त गुजरने के साथ साथ. अच्छा जी, अभी मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है? इन द मिडिल ईस्ट, सऊदी अरेबिया एंड ईरान इंगेज इन अ रीजनल पावर स्ट्रगल विद प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स एंड पॉलिटिकल मैनूवरिंग शेपिंग द बैलेंस ऑफ इन्फ्लुएंसेस. ठीक है, आपके प्रॉक्सी वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स जो है ये बड़े अप एंड डाउन इस वक्त चल रहे हैं. ठीक है. अच्छा, अब टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन में क्या है कि इंट्रोड्यूसेस न्यू चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़, जिसमें साइबर वॉरफेयर विद इट्स पोटेंशियल टू डिसरप्ट एंड इन्फ्लुएंस हैज़ बिकम अ सिग्निफिकेंट फैक्टर इन द पावर इक्वेशन. सो मोर ओवर द इमर्जिंग स्पेस रेस हैज़ elevated space as a domain of strategic competition, emphasizing the importance of technological capabilities beyond Earth. ठीक है, अब ये चीज़ें जा रही हैं आपकी जो स्पेस, जी वालेकुम सलाम, स्पेस रेस जो है वो हो रहा है. सही. Challenges to the traditional balance of power include the increasing influence of non-state actors such as multinational corporations and non-governmental organizations, challenging the centrality of
nation states in global affairs. Additionally, shared global issues like climate change require collaboration efforts, posing both a challenge and the opportunity to reshape the power dynamics. Looking to the future, the trend seems to be a shifting towards multipolarity, where multiple influential actors engage in both collaboration and competition. So the role of international organizations is also evolving, raising questions about their effectiveness in mediating and influencing global power. अब जब आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस फेलियर्स की तरफ जा रही हैं, दे आर अनएबल टू मीडिएट प्रॉपर्ली, तो फिर अब इनके भी उस पर क्वेश्चन उठ रहा है कि ये जो इतनी सारी इदारा बना के रखे हुए हैं, इतने एम्प्लॉयज़ हैं, उनको पैसे भी दिए जा रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, तो फिर उनका किरदार किधर जा रहा है? ठीक है, ये एक इवॉल्विंग क्वेश्चंस आपका जो है इमर्ज हो रहा है कि किस तरह हम जो ऑर्गेनाइजेशंस फेलियर हो रही हैं, और इसके अलावा आपकी ये जो इन्फ्लुएंस जो कर रहे हैं पावर डायनेमिक्स, इसको कर रहे हैं। मतलब जो वर्ल्ड के बेनिफिट्स के लिए जो चीज़ें ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई हैं, तो फिर भी ये चीज़ें मतलब क्यों मतलब कंट्रोल तो नहीं हो रही? अगर लेट सपोज आपका यूएन इसलिए बना है कि वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन को कर रहा है, तो आपके किधर ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो है वो रुक रही है? वन साइडेड क्यों चीज़ें हो रही हैं? हाँ, वो हो ही नहीं रहा, चीज़ें हो ही नहीं रही। क्या अब स्टेट्स ने इन ऑर्गेनाइजेशंस को पूछना छोड़ दिया है? क्या इनकी पॉलिसीज़ को वो अडॉप्ट नहीं कर रहे? आखिर ऐसा मसला क्या आ रहा है कि कोई क्यों नहीं बात सुन रहा है? जब वो तो फिर भी एक मतलब जो इसराइल और अमेरिका ने जो है ये यूनाइटेड नेशंस अनाउंसमेंट वगैरह बनाई है, जो मुस्लिम जो अलायंसेज हैं वो भी नाकाम है, अरब लीग नाकाम हो गई, यहाँ तक कि जो OIC का इजलास अभी हुआ था उसमें 3 मुल्क सऊदी अरेबिया, मराकश, UAE और एक और कंट्री थी इन्होंने बहरीन, इन्होंने अपोज किया कि हम इसराइल का जो है वो इकोनॉमिकली और सोशली बॉयकॉट नहीं कर सकते। भाई क्यों नहीं कर सकते? आप करो। मैडम देखें, ईरान ने सोशली बॉयकॉट किया तो उसके अमेरिका की तरफ से उसको ये फायदे हो गए, उसके सेक्शंस कम हो गए, वरना देखे ना वो उसने यही मौका देखा कि भाई अब सेक्शंस कम करवाने का यही फायदा है कि भाई उसकी जो है मतलब तो यही अभी इन्हीं सब चीज़ों पे तो क्वेश्चन उठ रहा है कि क्या फिर अगर कोई भी कुछ नहीं कर रहा, हो ही नहीं पा रहा, तो फिर व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ देयर एग्जिस्टेंस? उसको ख़त्म करो, फारिग करो, फिर ठीक है, जिसका जो भी चल रहा है, जब मल्टीपोलैरिटी तो पहले ही हो गई है आपकी, फिर जिसका जो जहाँ बस चलता है वो फिर उसको लेके चले, जंगल का कानून बना दें। यही फिर आपका वर्ड आएगा ना, बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस तो हो नहीं रहा, बैलेंस हो ही नहीं रहा, पावर कहाँ से फिर वो जो प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट है आप लोग, फिर वर्ल्ड बैंक से वर्ल्ड का नाम ही हटा दें, ऐसे ही है ना, यही तो प्रॉब्लम आ रहे हैं। अच्छा जी, जी आगे देखिए क्या कहते हैं कि एज द वर्ल्ड कंटिन्यूज टू इवॉल्व द बैलेंस ऑफ पावर रिमेन्स अ नॉन्स्ड एंड मल्टीफेसेटेड कॉन्सेप्ट shaping the complex interactions among nations in an increasingly interconnected and interdependent global landscape। ठीक है, तो जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो फिर किसी चीज़ का कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा।